खबर तफसील से जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा में इनकाउंटर हुआ है। खेरू में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर में एक मिलिटेंट ढेर हो चुका है, जबकि 3 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर के जिले पुलवामा का ये इनकाउंटर, इस वक्त हमारे साथ मंजूर नुमाइंदा जुड़े हुए हैं। मंजूर, क्या जानकारी आप दे रहे हैं कि एक मिलिटेंट हलाक हुआ है और 3 सिक्योरिटी जवान जख्मी भी हुए हैं, और किसी तरह का कोई नुकसान? जी जिलानी, ये जो इलाका है ये पामपोर का इलाका है, जंतरा गेरिया ख्रू में ये इलाका है जी। आज 12 बजे के करीब इस इलाके को फोर्सेस ने मुहासरे में लिया। इस दौरान फायरिंग की आवाजें सुनाई दी गई और उसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। पहले कुछ खबरें आई थी कि 2 मिलिटेंट मारे गए हैं और कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार भी जख्मी, लेकिन जब न्यूज 18 ने पुलिस के एक आला अफसर से बात की, उन्होंने इन चीजों को अभी मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो है एनकाउंटर जारी है, अभी तक किसी मिलिटेंट के मारे जाने की खबरें, न ही किसी सिक्योरिटी एहलकार की जख्मी होने की कोई इतला है। अभी जो इलाके में एनकाउंटर है वो जारी है। जो इलाका है, इलाके को पूरी तरह फोर्सेस ने मुहासरे में लिया है। अभी जो है एनकाउंटर अभी तक जारी है। जी मंजूर, कितने मिलिटेंट बताए जा रहे हैं? क्या एक ही है या जिस तरह से फायरिंग हो रही होगी, तबादला हो रहा होगा जो कुछ भी गोलीबारी का, तो उससे क्या कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि कितने जो है मिलिटेंट इस वक्त वहां है जिस पर फौज सिक्योरिटी एहलकार काम कर रहे हैं? जी बताया जा रहा है कि इलाके में 2 से 3 मिलिटेंट छुपे हुए हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यही जो बताया जाता है कि ये जो पहले बताया गया था कि 2 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन पुलिस ने अभी इसको मुस्तरद किया है और जो सिक्योरिटी एहलकार के जख्मी होने की इतला थी वो भी पुलिस ने अभी उनको मुस्तरद किया है। उन्होंने कहा कि जो भी बाद में सिचुएशन होगी तो वो आपको बताएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बेंगलुरु में शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज जारी है। शिवानगर के चांदनी चौक पर मुजाहिरीन जमा है। शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा किया जा रहा है। तो बेंगलुरु का ये शिवानगर चांदनी चौक का इलाका, जहां पर बड़ी तादाद में लोग शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और पूरे इलाके में एक तरह से बंद मनाया जा रहा है। दुकानें बंद हैं, कारोबारी तिजारती इदारे बंद हैं और इस बंद के बीच बड़ी तादाद में आम लोग इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं। तो कर्नाटक में लगातार एहतजाज हो रहे हैं, शिद्दत पैदा हो रही है और आज शिवानगर चांदनी चौक में बाजार पूरी तरह से बंद किए गए हैं और आवाम सड़कों पर एक बड़ी तादाद में यहां लोग मौजूद हैं एहतजाज करते हुए। तो जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये बंद मनाया जा रहा है कर्नाटक में। और मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने शहरियत तरमीम एक्ट एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में मुत्तहदा महाज बनाम जनता दल, सेकुलर, एमआईएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटरों ने खूब हंगामा की। एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। इस मीटिंग से शिवसेना और बीजेपी ने वॉकआउट किया है। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड की मीटिंग तलब की थी। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मालेगांव शहर में भी एनआरसी, सीएए के खिलाफ धरने का सिलसिला जारी है। अवाम मरकजी हुकूमत के इस फैसले से नाखुश है, इसलिए कॉरपोरेशन के हॉल से इन कानून के खिलाफ तजावीज़ पास करने के लिए मेयर ताहिरा शेख रशीद ने खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड की मीटिंग तलब की थी। इस दौरान एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ तजवीज़ मंजूर कर दी गई। वहीं इस मीटिंग से शिवसेना और बीजेपी ने वॉकआउट किया। विशेष महासभा लेकर हमने आज एक ठहराव पास किया। हमें ये सीएए और एनआरसी ऐसे कानून की निश्चित का एक ठहराव पास किया। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं, ऐसा ठहराव करके हमने शासन को ऊपर भेज दिया। लेकिन एक चीज़ का दुख है कि ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो पाया।
ये एनआरसी के खिलाफ पास हुआ, हम इसके लिए खुश हैं, लेकिन पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुआ, अधूरा रह गया। मुत्तहिदा महाज के कॉरपोरेटरों ने सर पर नो CAA, नो NRC जैसे नारे तहरीर किए हुए टोपियां पहनकर और हाथों में बैनर लेकर हॉल में दाखिल हुए। मीटिंग का आगाज होते ही इन कॉरपोरेटरों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। हंगामा राई के दौरान मेयर ने कॉरपोरेटर्स को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इनका मुतालबा था कि NPR के इजाफी कॉलम के खिलाफ भी तजवीज़ पास हो। हम ये चाहते थे कि विरोध NRC और CAA के खिलाफ, हम ये मानते हैं कि हर जगह से विरोध होना चाहिए, वो रोड पर से भी हो, अगर कोई सरकारी जगह है वहाँ से भी हो, एक महासभा हॉल था वहाँ से भी विरोध दिखना चाहिए सरकार को कि ये मुल्क में मुसलसल विरोध हो रहा है। इस मकसद से ही महागठबंधन आघाड़ी और MIM के जिम्मेदारान और सारे नगर सेवक NRC के विरोध में कि ये शहर इस मुल्क में NRC और CAA कानून ना लगे, इसके लिए एहतजाज किए कि ये सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए। मीटिंग में बीजेपी लीडर सुनील अबा गायकवाड़ और डिप्टी मेयर नीलेश आहिरे ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और मीटिंग से उन्होंने वॉकआउट किया। न्यूज़ 18 उर्दू, मालेगांव, महाराष्ट्र। और इस वक्त की एक अहम खबर आपको दे दें, बेंगलुरु में सेंट फ्रांसिस चर्च पर हमला किया गया है। बड़ी खबर बेंगलुरु से, बेंगलुरु में सेंट फ्रांसिस चर्च पर हमला हुआ है। शरपसंदों ने चर्च के अंदर तोड़फोड़ की है। बेंगलुरु का सेंट फ्रांसिस चर्च जिस पर हमला हुआ है, शरपसंदों ने चर्च के अंदर तोड़फोड़ की है। बेंगलुरु में इस वक्त कई मकामात पर एहतजाज हो रहे हैं। इस बीच शरपसंदों ने सेंट फ्रांसिस चर्च में दाखिल होकर तोड़फोड़ की है, हंगामा किया है। तो चर्च पर हमला हुआ है, बेंगलुरु के सेंट फ्रांसिस चर्च पर यह हमला हुआ। शरपसंदों ने चर्च के अंदर तोड़फोड़ की है। और नई दिल्ली असेंबली सीट से बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव को मैदान में उतारा है। सुनील यादव ने न्यूज़ 18 की नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि वो सीएम केजरीवाल को हराएंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, सियासी जंग अब एक तेज हो गई है दिल्ली की, किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? रचना, बिल्कुल, जिस तरीके से आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है और सबकी नजरें थी कि दिल्ली यानी कि नई दिल्ली से बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, और वो चेहरा भी साफ हो चुका है। युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं सुनील यादव अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने मैदान में उतारा है। और इस वक्त मैं सुनील यादव के घर के बाहर खड़ी हुई हूँ। तमाम जो उनके समर्थक हैं वो लोग भी यहाँ पर हैं। और सुनील यादव से हमने जिस तरीके से बात की तो उन्होंने कहा कि निश्चित तौर से इस बार नई दिल्ली में कमल खिलेगा, क्योंकि उन्होंने चुनौती दी थी कि वो चाहते हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़े। और जिस तरीके से लिस्ट देर रात जारी हुई और सुनील यादव का नाम सामने आया, लगातार सुनील यादव पोल खोल अभियान चलाते रहे हैं अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो रंग लाई और सुनील यादव को बीजेपी ने चेहरा बनाया है। यहाँ पर तमाम समर्थक हैं, हम समर्थकों से भी जानना चाहेंगे कि उनका क्या कहना है। कुछ ही देर बाद सुनील यादव अपने घर से बाहर निकलेंगे नॉमिनेशन के लिए। आपको दिखा दूं कि तमाम जो उनके समर्थक हैं ऊपर घर पर अभी खड़े हुए हैं, क्योंकि जो पेपर वर्क है वो चल रहा है, क्योंकि देर रात लिस्ट जारी हुई। पेपर वर्क में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो पेपर वर्क अभी पूरा हो रहा है। उसके बाद नॉमिनेशन लिए रामनगर हाउस की तरफ रवाना होंगे। अगर आप पीछे भी देखेंगे तो यहाँ पर तमाम जो युवा मोर्चा, उनका कहना है कि नई दिल्ली से युवा चेहरे को बीजेपी ने उतारा है और निश्चित तौर पर बीजेपी अपनी जीत दर्ज करेगी। कुछ लोगों से भी हम बात कर लेते हैं कि वो कितने ज्यादा उत्साहित है और किस तरीके के रचना, किन मुद्दों को लेकर बीजेपी केजरीवाल के खिलाफ जमीन पर उतर रही है? ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो केजरीवाल के खिलाफ होंगे? बिल्कुल, आपने मुद्दों की बात की तो सुनील यादव से भी हमने बात की, तो उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल वर्सेस लोकल मुद्दे, यानी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, बिजली, पानी और जो तमाम समस्याएं स्थानीय इलाकों की रहती हैं, उन समस्याओं को लेकर वो आगे जाएंगे। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल ने झूठे सपने जरूर दिखाए दिल्ली वासियों को, और नई दिल्ली से चूंकि वो एमएलए थे और मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन जो बातें उन्होंने की, जो वादे उन्होंने किए मैनिफेस्टो में जो उन्होंने जारी किया था, वो चीजें देखने के लिए नहीं मिली। तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर अब सुनील यादव आगे जाएंगे।
और उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि जिस तरीके से गारंटी कार्ड की बात अरविंद केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली की जनता को ठगने के लिए लेकर आए हैं, वो चीजें अब गारंटी कार्ड यहाँ सामने नहीं चलने वाला। पोल खोल लगातार वो खोलते रहे हैं, तो स्थानीय मुद्दे उनके लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर अहमियत रखते हैं। इसके साथ सीए का जो मुद्दा है और एनआरसी को लेकर जो लाने की बात बीजेपी कर रही है, वो तमाम मुद्दों को भी कैश करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। समर्थक मेरे साथ है, समर्थक इस वक्त आपके साथ है। केजरीवाल की गारंटी भी है, लेकिन बीजेपी क्या मैनिफेस्टो किया है दिल्ली के लिए, ये भी बात कर लें। देखिए, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है वो जनता के सुझाव से बनाया जाएगा, और जिस तरीके से मैनिफेस्टो आने पर बात की जा रही थी, जो जनता से सुझाव लिए गए हैं उन सुझावों को इस मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। क्या समस्याएं किस इलाके की रहती है वो अहमियत दी जाएगी, और सीए और एनआरसी का जो मसला है, जो मुद्दा है, उसको भी अहम रूप से मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। और लोग क्या चाहते हैं कि घोषणा पत्र जब जारी करे बीजेपी, वो क्या मुद्दे हो, ये हम लोगों से ही जान लेते हैं। ये बताइए कि मैनिफेस्टो जब बीजेपी जारी करेगी, आप लोग क्या चाहते हैं कि कौन से ऐसे अहम मुद्दे हैं जो शामिल किए जाएं? बहुत सारे अहम मुद्दे हैं। पहले तो मैं भाई सुनील यादव जी को मुद्दे बताइए। ये मुद्दे बहुत सारे हैं। जिस तरह से केजरीवाल जी ने चाहे सड़क बनाने का काम हो, चाहे जल की व्यवस्था की बात की हो, चाहे स्कूल खोलने की बात या यूनिवर्सिटी खोलने, एक भी मुद्दे पर उन्होंने खरा नहीं उतरा है। चाहते हैं कि ये सारे मसले मुद्दे मैनिफेस्टो में रखे जाएं बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, निश्चित तौर पे बीजेपी सरकार पे जो है पूरे जो दिल्ली की जनता को भरोसा है। हम सभी युवा मोर्चा की टीम को भरोसा है। जिस प्रकार से युवा मोर्चा की टीम पर हमारे शेष ने भरोसा किया। बताइए आप क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे रहने चाहिए मैनिफेस्टो में? मैनिफेस्टो में जो मुद्दे रहेंगे केजरीवाल के, जो दिल्ली की जनता को गंदा पानी, और जिसमें पानी में नाले का पानी जो पिलाने का काम किया है, जिसमें यानी कि पानी का जो मसला है, पानी का जो मुद्दा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें कि मैडम जो केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे स्कूल के लिए कि हम 500 स्कूल देंगे, एक भी स्कूल उन्होंने नहीं दिया। जो पुराने स्कूल कहते हैं कि A1 क्लास बनाया, जो पुराने स्कूल थे वही A1 कर दिए, कोई नया स्कूल कोई नहीं दिया। और वो ये कह रहे हैं कि बिजली और पानी फ्री, पानी ऐसा फ्री आ रहा है कि गंदा पानी आ रहा है। जो यहाँ पर जो तमाम मुद्दे हैं वो शिक्षा, बिजली, पानी से जुड़े हुए हैं। आपने देखा, क्योंकि पानी को लेकर लगातार बीजेपी घेरती हुई नजर आई थी अरविंद केजरीवाल सरकार को, क्योंकि दिल्ली का जो पानी है वो जहरीला था, पीने लायक नहीं था। तमाम मुहिम भी बीजेपी की तरफ से छेड़ी गई थी, और अब लोग भी चाहते हैं, समर्थक भी चाहते हैं कि इन मुद्दों को मैनिफेस्टो में रखा जाए, ताकि आने वाले समय में उनकी जो समस्या है वो कहीं ना कहीं खत्म हो। और यहाँ पर अगर उत्साह की बात देखें तो पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ढोल बजना भी शुरू हो गया है, ढोल नगाड़े भी बजने शुरू हो गए हैं। कुछ ही देर बाद सुनील यादव यहाँ से निकलेंगे, नॉमिनेशन के लिए जाएंगे। और आपको बता दूं कि आज आखिरी दिन है, जामनगर हाउस में जाएंगे, तो तमाम लोग उत्साहित है और उनका कहना है कि युवा चेहरा जिस तरीके। रचना, एक चीज और है कि दिल्ली के चुनाव के जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, लेकिन पार्टियों ने अपनी लिस्ट जारी करने में, अपने नुमाइंदों को सामने रखने में, खासकर केजरीवाल के सामने एक चेहरे को खड़ा करने में काफी वक्त लिया है। इसका मतलब यह है कि चेहरे की तलाश रही पार्टियों को, और कांग्रेस में भी यही हाल है कि चुनाव लड़ने के लिए कहा जा रहा है तो पसोपेश चलता है, और बीजेपी भी अपने चेहरों को सामने रखने में काफी देर कर दिया है बीजेपी ने। क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से लिस्ट आने में देरी हुई है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाती रही, और सबके मन में ये सवाल जरूर था कि आखिरकार बीजेपी अपनी लिस्ट कब जारी करेगी जी। क्योंकि बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी रही है वो चेहरों को उतारने से पहले पूरा वर्क करती ग्राउंड रिपोर्टिंग के हिसाब से, कि जो जीतने वाले चेहरे हो उनको ही उतारा जाए, और जो सुझाव हो वहाँ के लोगों के, क्योंकि जनता की राय को कहीं पर भी नकारा नहीं जा सकता है। जनता की राय के साथ ही ग्राउंड रिपोर्टिंग की गई, ग्राउंड चेकिंग की गई, सर्वे किया गया, उन सारे सर्वेओं का निरीक्षण किया गया, उसके बाद कैंडिडेट के जो चेहरे हैं वो तय किए गए हैं। इन सारी चीजों में थोड़ा सा वक्त जरूर लगता है, जिसको देखते हुए थोड़ा समय लगा। और अगर हम नई दिल्ली से बात करें, चूंकि अरविंद केजरीवाल यहाँ से चेहरा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ऐसे में ये सबसे बड़ी बात हो जाती थी कि कौन सा ऐसा चेहरा उतारे जो उनको कड़ी मुकाबला दे, कड़ा टक्कर दे। तो अगर हम दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष की बात करें तो लगातार 5 साल जो अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में रही, तो जो युवा मोर्चा है समय समय पर लगातार उनकी पोल खोलता नजर आया, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो या उनके जो 70 वादों की बात हो, इसको लेकर लगातार सुनील यादव अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए नजर आए। तो ऐसे में बीजेपी ने उनको चेहरा उतारा है। उनको लगता है कि क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनसे हमने बात की,
उनका कहना था कि अरविंद केजरीवाल बाहरी है, वो यहाँ नहीं रहते, जबकि सुनील यादव उन्हीं के बीच में रहते हैं, उन्हीं के बीच में उठते बैठते हैं, तो वो अपनी जो समस्याएं हैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। सुनील यादव जो कुछ कह रहे हैं, दिल्ली की जनता उन्हें तो सर्वे किस हद तक समर्थन देगी और दिल्ली अपना ताज इस बार किस पार्टी को पहनाएगी, ये बस थोड़ा ही वक्त है, पता चल जाएगा अगले बार। बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस पूरी जानकारी के लिए। तो आगे बढ़ेंगे, एक अहम खबर इस वक्त आपको देंगे। अमित मालविया, जी हां, अमित मालविया के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर हुआ है। 1 करोड़ रुपए का हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया गया है। शाहीन बाग की 2 एहतजाजी खवातीन ने यह मुकदमा दायर किया है। पैसे लेकर एहतजाज करने के इल्जाम पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया गया है। अमित मालविया का बीजेपी आईटी सेल से ताल्लुक है। बड़ी खबर इस वक्त की, अमित मालविया के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है शाहीन बाग की 2 एहतजाजी खवातीन। उनका इल्जाम है कि अमित मालविया ने पैसे लेकर एहतजाज करने का इल्जाम आयद किया था शाहीन बाग की खवातीन पर। तो अमित मालविया के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया गया है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हैं। खुर्रम, जिस तरह से शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को एक तरह से बदनाम करने या सबोताज करने की एक कोशिश के तौर पर सियासी बाजीगरी चलने लगी है, ऐसे में पैसे लेकर एहतजाज करने की बात आम करने की कोशिश की गई, लेकिन अब इसको लेकर हतक इज्जत के मुकदमे दायर हो रहे हैं। अब और कौन कौन इस लिस्ट में है और ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने ये कहा, और अमित मालविया के खिलाफ जो हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया गया है, क्या कहा एहतजाजी खवातीन ने? देखिए जिलानी, सीधे तौर पे बात यह है कि वहाँ पर 2 खवातीन है, एक नफीसा और एक शहजाद फातिमा। 2 खवातीन ने डिफर्मेशन यानी हतक इज्जत का ये पूरा मुकदमा दायर किया है और 1 करोड़ रुपए का नोटिस और माफी मांगने के लिए कहा। या तो 1 करोड़ रुपए वो हर्जाना दें या फिर वो माफी मांगे, क्योंकि अमित मालविया बीजेपी के आईटी सेल के हेड हैं और उन्होंने उस पूरे वीडियो को ट्वीट किया था। हालांकि वो वीडियो शाहीन बाग का भी नहीं था, उसमें ऐसा कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इसके बावजूद कुछ लोगों की बातचीत को जो एक तरह से उसको वेरीफाई भी नहीं किया गया था उस वीडियो को, उसके बावजूद उन्होंने उसको ट्वीट किया जिसमें कहा जा रहा था कि 500-700 रुपए लेकर खवातीन शाहीन बाग में प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो इस बात को बुनियाद बना करके आपने न सिर्फ खवातीन का जो मकसद है वो जिसके लिए एहतजाज कर रही है उसको बदनाम करने की कोशिश की और बल्कि एक ऐसा सवाल उठाया जिसका सबूत तो आपके पास कोई नहीं है, तो उसको लेकर के ये पूरा केस दायर किया गया है और नोटिस जारी किया गया है। महमूद पराचा इस पूरे मामले में वकील है और उनके जरिए से यह पूरा नोटिस अमित मालविया को दिया गया है। हालांकि आपको मालूम होगा कि कई बीजेपी लीडर ऐसे हैं जैसे विजय जौली, उन तमाम लोगों ने ये पूरा वीडियो ट्वीट किया और जिसके बाद इस पर पूरा तनाजा शुरू हुआ और एक बहस शुरू हुई और इस तरह का मैसेज देने की कोशिश की गई कि जो खवातीन हैं वो पैसे ले रही हैं। हालांकि इस तरह की कोई भी चीज वीडियो में नजर नहीं आ रही थी। तो अब इस मामले में ये डिफर्मेशन केस हो गया है जिसका जवाब अमित मालविया को देना है कि वो माफी मांगेंगे इस पूरे मामले में और 1 करोड़ रुपए हर्जाना देंगे। खुर्रम शहजाद, अमित मालविया का जो वीडियो जिक्र आप कर रहे हैं, जिन बीजेपी लीडरों ने इस पूरे वीडियो को पर ट्वीट किया है, इसको शेयर किया है, तो क्या इन पर भी जो है कोई कानूनी गाज गिर सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से अगर अमित मालविया को इस पूरे मामले में जवाब देना है, हालांकि अमित मालविया को सीधे तौर पर इस पूरे मामले में फरीक बनाया गया है, उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कराया गया है, लेकिन अभी दूसरे लोगों का नाम इसमें भी जोड़े जाने की बात सामने नहीं आई है। लेकिन हो सकता है क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वीडियो उन्होंने ट्वीट किया, हो सकता है उन तमाम लोगों को जोड़ दे, खासतौर से विजय जौली और इस तरह के जो दूसरे बीजेपी लीडर हैं जिसके बाद से ये पूरा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। और कहीं ना कहीं जो प्रोटेस्ट करने वाली खवातीन हैं जो शहरियत कानून के खिलाफ आवाज उठा रही थी, उनका जो है पूरे कॉज को एक धक्का लगा है। तो अमित मालविया को जरूर इस मामले में जो है पूरे तौर से उनको न सिर्फ माफी मांगनी पड़ेगी और वरना उनको हर्जाना देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो एक जगह से जिस तरह का वीडियो था, इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं पूरे तौर पर एक धक्का जरूर लग गया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, अमित मालविया जो कि आईटी सेल के जो है ताल्लुक रखते हैं, अब 1 करोड़ का हर्जाना या फिर माफी मांगने का मुतालबा किया गया है। शाहीन बाग के एहतजाजी खवातीन को पैसे लेकर एहतजाज करने वाला बताया गया है। इस एहतजाज को सबूताज करने की कोशिश जिसका धक्का लगा है, इस एहतजाज करने वाली खवातीन को
इस सिलसिले को लेकर 2 एहतजाजी खवातीन ने अमित मालविया के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया है। आगे बढ़ेंगे। नई दिल्ली असेंबली सीट से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस ने रमेश सब्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। रमेश सब्रवाल ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को गुमराह किया है। केजरीवाल के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में रमेश सब्रवाल यहाँ मौजूद है हमारे साथ बात करने के लिए। सर, क्या कहेंगे, कितने आप अपने आप को पानी में समझते हैं, जो कि बहुत बड़ा नाम है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है, उनकी छवि है, और आपका नाम लोगों के लिए शायद थोड़ा अनजान है। उसका पहले आप ये बताएं। ये आपको लगता है मैं अनजान हूँ? केजरीवाल यहाँ के लिए अनजान है। मीडिया के हाइप से, पब्लिसिटी करके आदमी नेता नहीं बनता, नेता कर्म से बनता है, कार्य से बनता है। उस व्यक्ति ने नई दिल्ली में कोई कार्य नहीं किया। अगर नई दिल्ली में नहीं किया तो दिल्ली में नहीं किया। मेरे यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला, मेरे यहाँ कोई स्कूल अपग्रेड नहीं कराया, मेरे यहाँ कोई नौकरी नहीं लगाई। मेरे यहाँ उस व्यक्ति ने कोई भी काम, पानी मेरा पहले ही फ्री था। हमारे सरकारी घरों में मीटर नहीं होते पानी के। तो 200 यूनिट पानी कहाँ फ्री था? मेरे यहाँ तो बिल ही नहीं होता बॉस, बिल ही नहीं आता। हमारे यहाँ बिल नहीं आता पानी का। हमारे यहाँ बिल, हमारा पानी पहले से ही फ्री है। सिर्फ झूठ बोलता है वो व्यक्ति। मेरे नई दिल्ली की बात मैं कर रहा हूँ। जब उसने नई दिल्ली में काम ही नहीं किया तो दिल्ली में क्या काम किया होगा? जब नई दिल्ली में काम नहीं किया तो दिल्ली में क्या काम किया होगा? मेरा सवाल ये है। तो वो 10 गारंटी दे रहे हैं, मैन्युफैक्चर से पहले उन्होंने 10 गारंटी दी। नामांकन कल वो भरने गए तो जो जनता जनार्दन का समर्थन देखा गया, कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और कांग्रेस की तरफ से भी बड़े प्रत्याशी की घोषणा होगी। पर कांग्रेस की तरफ से आपने भी बहुत सर्विस की है, बहुत काम किया है, NSUI में काम किया है, DPCC में काम किया है। अब ये कितना बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का, और शीला दीक्षित जी को जो दिल्ली की जनता मिस कर रही है, उसको आप भरपाई कैसे करेंगे? जो शीला जी ने रास्ता दिखाया मेरे क्षेत्र को, उसको हम पूरा करेंगे। वो भी लोकल नहीं थी, उनको भी हम लोग ही बताते थे कि ये समस्याएं हैं। पर अब तो लोकल कैंडिडेट आने से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, ये सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप इनकी भावनाएं मेरे से अलग से पूछ के देखिएगा। हमने कितना काम किया, कांग्रेस पार्टी ने कितना काम किया, और मैंने इंडिविजुअली कितना काम किया है। आज ये जो वाल्मीकि मंदिर देख रहे हैं, यहाँ पर NDMC ऑटो वर्कशॉप थी। मैंने पूरा संघर्ष किया सूखाराम जी के साथ, रतनलाल वाल्मीकि जी के साथ, जो मेंबर होते थे NDMC के, अमर सिंह उज्जैनवाल जी के साथ। हम लोगों ने इस वर्कशॉप को हटवाया। आपको यकीन था कि आपका नाम सूची में आएगा? क्या आप इसके लिए तैयार थे? मैं तैयार नहीं था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे लगता था कि हर बार की तरह मेरे साथ फिर इस बार जो है, पर मेरी लीडर ने, मेरे जो सोनिया जी हैं और जो मेरे बाकी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे और हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष थे दिल्ली के, सब लोगों ने, चाको जी थे, सब लोगों ने सुनी बात, और सारे वर्कर्स की बात सुन के उन लोगों ने फैसला किया कि जो न्याय यहाँ की जनता के साथ हो रहा है वो नहीं होगा। इसको हम सेलिब्रिटी सीट नहीं रहने देंगे, इसको हम स्थानीय सीट में कन्वर्ट करेंगे। स्थानीय चुनाव है। मेरे अंतिम 2 सवाल सर, दिल्ली की जनता को आप क्या वादा करेंगे, और क्या कुछ जो केजरीवाल नहीं कर पा रहे आप करेंगे उनके खिलाफ? हम स्ट्रेस फ्री जिंदगी कैसे इंसान की बनेगी दिल्ली में, हम उसकी तरफ जाएंगे। कैसे व्यक्ति सड़क पर जब चले स्ट्रेस उसको ना आए, तनाव ना आए। तो वो भी कह रहे हैं। वो तो करता कहाँ है? 6 साल तो हो गए उसको। क्या कर दिया उसने? क्या मुझे एक बता दीजिए। नहीं, बात फ्री की नहीं मैं कर रहा। मैं 40% महिला सुरक्षा, मैं आ रहा हूँ। अब मार्शल की बात करें, यातायात साधन, मैं बात कर रहा हूँ ना। सबसे बड़ा काम जो मुझे करना है, 40% के बाद जिस बच्चे के मार्क्स 33% और 40% आए हैं 12वीं के बाद, उसकी रेगुलर कॉलेज में एडमिशन होगी। ये मेरा सपना है। मैं दिल्ली NSU का प्रेसिडेंट रहा हूँ, ऑल इंडिया NSU में रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे चुनाव मैंने लड़वाए हैं। ये मेरा एक सपना है कि एक बच्चा अगर उसके ज़िंदगी में एक बार नंबर कम आते हैं तो उसको मैं डिप्राइव नहीं होने दूंगा, उसको रेगुलर कॉलेज में एडमिशन दिलवाऊंगा, जिससे उसके मार्क्स अगली बार और ज़्यादा अच्छे आए। कोई प्रत्याशी ये नहीं कहता कि मैं हारूंगा, मैं भी आपको ये शुभकामनाएं दे दूंगा कि आप जीतेंगे। मगर सवाल बस इतना है, आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, कि सुनील यादव भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी हैं। केजरीवाल के खिलाफ देखा जा रहा है कि दोनों प्रत्याशी दोनों बड़ी पार्टी की तरफ से कमजोर दिखाई दे रहे हैं। आप कांग्रेस की बात करेंगे, मगर जानना चाहूँगा सुनील यादव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, और क्या आप अपने आप को कमजोर समझते हैं? मुझे कुछ नहीं कहना। अगर मैं कमज़ोर हूँ तो फिर सरकारी कर्मचारी कमज़ोर हो जाएगा। सोनिया जी ने जो सपना दिखाया हमको, सरकारी कर्मचारियों की जो आवाज़ हमको सिस्टम में लाने की कोशिश करी है, उन्होंने अपने साथ बिठाने की कोशिश करी है मुझको। और जम्मू कश्मीर से एक अहम खबर इस वक्त देने आपको कि त्रिकोटा हिल्स में ताज़ा बर्फबारी, वैष्णो देवी यात्रा मामूल के मुताबिक जारी है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, त्रिकोटा हिल्स में ताज़ा बर्फबारी देखी गई है। वैष्णो देवी यात्रा मामूल के मुताबिक जारी है।
लगातार बर्फबारी का सिलसिला कश्मीर में जारी है और ऐसे में टेरिकोटा हिल्स की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ताज़ा बर्फबारी हो रही है और वैष्णो देवी यात्रा मामूल के मुताबिक जारी है। अभी कोई रुकावट वैष्णो देवी यात्रा में खलल नहीं हुआ है। मामूल के मुताबिक ये यात्रा चल रही है, लेकिन ताज़ा बर्फबारी का सिलसिला भी टेरिकोटा हिल्स की ये तस्वीरें जिसमें बर्फबारी का सिलसिला अभी जारी है।